श्यामपुर गांव में कमलेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम गोलू था। एक दिन जब कमलेश खेतों में काम करके घर लौट रहा था, तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। इतनी तेज वर्षा हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। मेरे दोनों बेटे और मेरी पत्नी चिंता कर रहे होंगे। कमलेश ने और तेज चलना शुरू कर दिया। तभी सामने से एक बैल भागता हुआ आया और कमलेश को जोर से टक्कर मार दी। कमलेश उसका वार सह नहीं पाया और मूर्छित होकर वहीं गिर गया। जख्मी शरीर पे बारिश का पानी लगातार गिरने से उसका शरीर ऐंठ गया। बहुत देर होने के बाद भी जब कमलेश नहीं लौटा तो कमलेश की पत्नी सरिता ने अपने बड़े पुत्र रोहित से कहा, बेटा, इतनी देर हो गई है, तुम्हारे पिता अभी भी खेत से नहीं लौटे हैं। वर्षा भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये कड़कती हुई बिजली कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही है। हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है। तुम यहीं रहकर गोलू का ध्यान रखना। हम खेतों में जाकर तुम्हारे पिता को देखकर आते हैं। माँ, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। पिताजी अभी तक नहीं लौटे, आप यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। इतनी देर तक पिताजी का ना लौटना हमें अंदर ही अंदर डरा रहा है। इतना कहकर रोहित खेतों की तरफ चल देता है। बिजली की कड़क अब पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। रोहित ने एक जगह कमलेश को पड़ा हुआ देखा तो लपक कर उसके पास गया। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आपको इतनी सारी चोट कैसे लग गई? रोहित अपने पिताजी को कमर पर उठाकर घर पर ले आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो पहले से ही पता था कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। माँ, आप फिक्र न करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद रोहित वेद को बुलाता है। वेद कमलेश को कुछ दवाइयाँ देता है। रोहित बेटा, तुम्हारे पिता की बाईं पसली टूट गई है। कुछ दिन इनको एक ही अवस्था में रहना होगा। ध्यान रहे, अब से ये कोई कठिन काम ना करें, नहीं तो मेरी दी हुई दवा भी कुछ असर नहीं करेगी। ठीक है वैद्य जी, अब से पिताजी कोई काम नहीं करेंगे। मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगा। अगले दिन, माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो और कुछ रोटी दोपहर के लिए भी बांध देना। आज से अपने खेतों में काम मैं ही करूंगा और आप देखना, मैं पिताजी से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरे पिताजी चाहते हैं तो उनकी तरह एक किसान न बने। उनको सारी जिंदगी बीत गई मेहनत करते हुए। आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात उन्हें करना पड़ता है। इसलिए आज तक तेरे पिता ने तुझे खेत में नहीं जाने दिया। माँ, पिताजी की पसली टूट गई है। घर में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बेचकर कुछ दिन गुजारा हो जाए। गोलू अभी बहुत छोटा है। अगर मैं खेतों में काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तभी वहाँ पर मिट्टू नाम का एक लड़का आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, काकी माफ कीजिए, कल जिसने काका को टक्कर मारी थी वो मेरा ही बैल था। पूरे गांव वाले जानते हैं वो बैल पागल है, कभी भी खूंटा तोड़कर भाग जाता है। अब बेजुबान जानवर, उसको कुछ कह भी तो नहीं सकता और ना ही अपने हाथों से उसको मार सकता हूँ। मिंटू, तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक मुझे राज दरबार में ले जाता और कारावास में डलवा देता। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मिट्टू वहाँ से चला गया। रोहित बेटा, तुम खेतों में जा रहे हो तो अपने चाचा महेश को बोलना मैंने बुलाया है। वो मेरा छोटा भाई है और कुछ दिनों से हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज मैं महेश के सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चाचा जी को भेज दूंगा। रोहित खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको एक बूढ़ा आदमी मिला। चाचा जी, पिताजी को बैल ने टक्कर मार दी है। आप घर जाकर उनसे मिल लेना। पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। ये कैसे हुआ और कब? रोहित ने चाचा जी को सारी बात बता दी। चाचा जी मन ही मन सोचने लगे, बेटो, आप तुझे कैसे बताऊं कि मिंटू के बावले बैल को मैंने ही खोला था। लोग अचानक आ जाने वाली वर्षा से इतना घबरा गए थे कि बैल को खोलते हुए मुझे किसी ने देखा भी नहीं और मेरा काम भी हो गया। पर काम तो हो गया लेकिन अधूरा रह गया। कमलेश को मारना था, उसके जीते जी मैं अपना सपना कैसे पूरा कर पाऊंगा? क्या सोच रहे हैं चाचा जी? और कुछ नहीं बेटुआ, तुम जाओ और मन से काम करो। रोहित ने खेतों में जाकर पूरे दिन लगन से बहुत काम किया। उधर महेश कमलेश के घर पहुंच चुका था। दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। महेश,
तुम्हें तो पता है मैं अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, परंतु अब मुझे चोट लग गई है। रोहित खेत में गया है काम करने, परंतु उससे वो काम होगा नहीं। मैं चाहता हूँ अब सरिता और रोहित को उन सोने की मुद्राओं के बारे में बता दूं, जो मैंने सालों से छुपा कर रखी है। भाई वो मुद्राएं तो आपको राजा ने दी थीं, आपकी मेहनत देखकर। जब आपने अपनी जान पे खेल कर राजकुमारी के पसंदीदा पालतू पंछी मोर की जान बचाई थी, तब तो राजकुमारी बहुत छोटी थीं और उनने जिद पकड़ ली थी कि वो तभी भोजन करेंगी जब उनका पालतू मोर वापस मिलेगा। तब से आपने भाभी और रोहित को उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? 9 साल हो गए उस बात को। आए दिन घर में इतनी तंगी रहती है। अब तक तो वो सारी मुद्राएं खत्म हो जाती। सरिता का सपना है हम अपने दोनों पुत्रों को कुछ अच्छा काम कराएं। अब रोहित बड़ा भी हो गया है। तुम एक काम करो, जंगल जाओ और वो सोने का डब्बा ले आओ जिसमें मुद्राएं हैं। मैं आज वो सारी मुद्राएं अपने बेटे और अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। तीनों कितने खुश हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हो, परंतु जिस जगह आपने वो छुपाया है उसका पता तो आपको ही है। मैं तो कब से आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताते ही नहीं हो। तू फालतू की जिद करता था। मैंने कहा था ना, ये मेरे बच्चों के लिए है और समय आने पे बता ही दूंगा। अब वो समय आ गया है। कमलेश ने महेश को वो जगह बताई जहाँ उसने मुद्राएं छुपाई थी। महेश होठों पे जीभ फेरते हुए खेतों की तरफ चला गया और जमीन खोदने लगा और जमीन खोदते हुए बड़बड़ा रहा था। मुझे इतने सालों से भाई झूठ बोलता आ रहा था। बोलता था वो डब्बा हिफाजत से कहीं बहुत दूर रखा है और छुपाया अपने ही खेत में। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही इसको निकाल लेता और अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करता। अब अगर मैं इस डब्बे को लेकर भाग भी जाऊं तो भाई तो मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। कमलेश ने मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं बताया कि उसने डब्बा कहाँ छुपाया था। आज उसने पहली बार मुझे बताया है तो मेरा नाम तो आ ही जाएगा। मुझे सारी जिंदगी कारावास में बितानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो लालच में आकर बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। चाचा जी, आप कब आए? मैं कब से मसरूफ था, पता ही नहीं लगा आप आए हो। और ये आपके हाथ में डब्बा कैसा है? अरे अरे बिटुआ, कुछ भी तो नहीं। तू मेरे साथ घर चल, तेरे पिता ने बुलाया है। रोहित अपने चाचा के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में देखा रानी की सवारी जंगल की ओर ही जा रही है। तभी उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। महेश ने वो डब्बा रोहित को पकड़ाया और कहा, बिटुआ तुम धीरे धीरे चलो, मैं बस अभी आया। रोहित ने वो डब्बा ले लिया और महेश लपक कर रानी की बग्गी के सामने आकर खड़ा हो गया। रानी की बग्गी एक झटके में रुकी और रानी तिल मिलाती हुई बाहर आ गई। ये कौन बदतमीज है जिसने हमारी बग्गी को रोकने की कोशिश की? गुस्ताखी माफ मालकिन, लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे सामने आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमारे गुस्से के कहर से डरे नहीं? पूरा श्यामपुर हमारे गुस्से से वाकिफ है। हमारे सामने जबान होते हुए भी कोई एक बात तक नहीं कर सकता। महारानी, सही का साथ देने के लिए हम आपकी दी गई सजा को भी भुगतने के लिए तैयार हैं। आदमी, तुम कमाल के लगते हो। अब बोलो जो बोलने आए हो। महारानी, वो लड़का देख रही हैं आप? 17-18 साल का लड़का है। उसके हाथ में हमने सोने का डब्बा देखा है। ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, पर हमने उसको सोने की मुद्राएं गिनते हुए देखा था। उस पे राजमहल का चिन्ह भी था। आप खुद ही सोचिए कि आज महल में किसी को ऐसा डब्बा दिया गया है और हमको ये मुद्राएं बहुत साल पुरानी और कीमती लगती हैं। हमें तो ये लड़का चोर लगता है। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो इसकी तुमको सजा मिल सकती है। क्या तुम ये बात जानते हो? जी महारानी, हम जानते हैं, परंतु सच का साथ देने से नहीं डरते। सिपाहियों, उस लड़के के डब्बे में देखो कि उस डब्बे में क्या है। रानी का आदेश सुनकर सिपाही रोहित की तरफ बढ़े। रोहित ने अपने सामने सिपाहियों को देखा तो उनसे कहा, क्या हुआ सैनिकों, आप लोग यहाँ? गांव में सब ठीक तो है ना? ये जो डब्बा तुम्हारे हाथ में है उसमें क्या है? डब्बे में? अच्छा, डब्बे में कुछ खाने को होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे चौलाई के लड्डू या गोंद के। कमाल है, तेरे हाथ में ये डब्बा है और तुझे नहीं पता इसमें क्या है? नहीं नहीं, ये डब्बा मेरा नहीं है। मैंने तो अभी ये चाचा जी के हाथ से लिया है।
एक सिपाही ने वो डब्बा रोहित के हाथ से ले लिया और उसके अंदर रखी सोने की मुद्राएं जमीन पर पलट दी। रोहित इतनी कीमती चीज देखकर आंखें मसलने लगा। सोने की मुद्राएं ये कहां से आई? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। रानी भी वहां आ गई और गुस्से में बोली, सिपाहियों, पकड़ो इस झूठे और मक्कार इंसान को और इसे घोड़े की जीन से बांध दो और पूरे गांव में इसे इस तरीके से घसीटो कि इसके शरीर पर एक भी खाल नहीं बचनी चाहिए। गुस्ताखी माफ मालकिन, पर इसका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। ये किसी की साजिश भी हो सकती है। हमें ये लड़का मासूम लगता है। राजा कुंवर के जाने के बाद महल के सारे फैसले हम ही लेते आए हैं। आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम हमको फैसला बदलने के लिए बोल रहे हो? भूलो मत, तुम महारानी से बात कर रहे हो। इसके लिए हम तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकते हैं। सिपाहियों ने रोहित को घोड़े के पीछे बांधा और घसीटते हुए उसको महल ले जाने लगे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। गांव के लोगों ने रोहित को जब ऐसे देखा तो वो आपस में बातें करने लगे। ये तो कमलेश का पुत्र है, महारानी इसको ऐसे क्यों घसीट रही है? मैंने तो सुना है जब किसी ने चोरी की हो तब महारानी जी ऐसी सजा देती हैं। वैसे तो कमलेश बहुत ही उसूलों की बात करता है। अपने बेटे को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, हाँ कुछ भी नहीं बना पाया। बनाया तो चोर जरूर से बना दिया, देखो तो। उसकी बात सुनकर गांव के लोग आपस में हंसने लगे। सिपाहियों ने महल में आकर रोहित को कारावास में डाल दिया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बोल भी नहीं पा रहा था और बेसुध होकर फर्श पे गिर गया। रोहित का ये हाल देखकर महेश के दिल को शांति मिल गई। उसने मन ही मन खुश होते हुए सोचा, अगर बड़ा भाई मेरी बात मान लेता तो आज जवान बेटे के शरीर पर इतने जख्म ना मिलते। सोने की मुद्राएं मेरी नहीं हुई तो मैंने किसी की भी नहीं होने दी। महारानी मुझसे बहुत प्रसन्न है। यही सही मौका है, मुझे महारानी से कुछ मांग लेना चाहिए। राजमहल में काम करने वाले को बहुत धन मिलता है, ऐसे मैं एक दिन बहुत धनी हो जाऊंगा। महेश ने हाथ जोड़कर महारानी से कहा, महारानी मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे महल में कोई काम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसके विवाह का बंदोबस्त भी करना है। ठीक है, आज से तुम हमारी बेटी साची के पक्षियों की देखभाल करोगे। हमारी बेटी को पक्षियों से बहुत प्यार है। बहुत बहुत आभार आपका। जहाँ एक तरफ महेश ने कमलेश की दुनिया उजाड़ कर रख दी थी और अपने कदम महल में जमा लिए थे, वहीं दूसरी तरफ सरिता अपने घर में बैठी हुई थी। उसके सामने खाना रखा हुआ था। भाग्यवान, कब तक ऐसे ही खाना सामने रखकर बैठी रहोगी? रोहित बस आता ही होगा। तुम खाना शुरू तो करो। हमारा जी नहीं मान रहा। रात हो गई है, अब तक रोहित नहीं आया। आपको पता है ना, मैं मेरे बेटी के बिना खाना नहीं खाती हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। सरिता बेटी, अब तो तुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। तेरे बेटे को महारानी ने कारावास में डाल दिया है। सुना है राजमहल में चोरी की है उसने और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। ये क्या बोल रही है काकी आप? आपको तो पता है ना मेरा रोहित कितना संस्कारी है। आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा रोहित चोरी नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत ने सरिता को सारी बात बता दी। सरिता ये सब सुनकर रोने लगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी महल जाता हूँ और महारानी से बात करता हूँ। आपको वेद ने चलने फिरने से मना किया है जी। आप यहीं पर रहकर गोलू का ध्यान रखिए, मैं महल जाकर आती हूँ। बेटा कारावास में है और मैं यहाँ आराम करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। कमलेश और सरिता महल की तरफ चल पड़े। महल आकर उन्होंने जैसे ही अंदर आने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, ये महारानी का हुक्म है। देखो, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। हमारा बेटा कारावास में है। महारानी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें महारानी से बात करनी है। मूर्ख, क्या तुमको नहीं पता? आज राजकुमारी के विवाह के लिए राज्य के राजकुमारों को महल बुलाया गया है, इसीलिए आज कोई भी महल के भीतर नहीं जा सकता। तुम अब जाओ और कल आना।
देखो, अगर हम महारानी जी से नहीं मिल सकते तो मंत्री जी को ही यहीं पर बुलवा दीजिए। मंत्री जी भी महल में नहीं हैं, महारानी भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हैं। अभी आप लोग जाओ यहाँ से और कल आना। इतना बोल के सैनिक ने उनको बाहर छोड़ दिया। अब कमलेश और सरिता के पास घर लौटने के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन सरिता और कमलेश फिर से महल पहुंच गए और महारानी नैना के सामने जाकर बोले, महारानी, हमारा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। दुनिया के हर माता पिता को अपना बेटा निर्दोषी ही लगता है, चाहे वो चोर ही क्यों न हो। महारानी, हमारे बेटे ने किसकी चोरी की है, आप ये तो बता दीजिए। तुम्हारे बेटे ने सोने की मुद्राओं को चुराया है और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। मुद्राओं का नाम सुनकर कमलेश को समझ आ गया, जो सोने की मुद्राओं का डब्बा था उसके बारे में ही महारानी बात कर रही है। महारानी, कहीं आप उस डब्बे वाले सोने की मुद्राओं की बात तो नहीं कर रही ना? तो तुम भी अपने बेटे के साथ शामिल हो इसमें? नहीं महारानी, वो मुद्राएं कुछ साल पहले राजा ने ही मुझे उपहार में दी थीं, जब मैंने राजकुमारी के पालतू मोर की जान बचाई थी। उनको मैंने अपने खेतों में दबा दिया था ताकि मेरे बच्चों के काम आए। अब मुझे चोट लग गई है तो सोचा निकाल लेता हूँ, इसीलिए मैंने अपने भाई महेश को वो लाने को बोला था। तभी वहाँ मंत्री भी आ गए। महारानी, ये आदमी ठीक कह रहा है, मेरे सामने ही महाराज ने इनको मुद्राओं का डब्बा दिया था। मैं इस आदमी की शक्ल पहचानता हूँ। महेश को बुलाओ। 2 सिपाही महेश को पकड़कर वहाँ पर लाते हैं। महेश रोते हुए बोला, माफ कर दीजिए महारानी, मैं लालच में आ गया था। मैं कितने वर्षों से मुद्राएं ढूंढ रहा था, इसीलिए क्रोध में आकर रोहित पे चोरी का इल्जाम लगा दिया, परंतु सच तो एक दिन सामने आ ही जाता है। सैनिकों, इसको गांव के बाहर निकाल दिया जाए और रोहित को छोड़ दिया जाए, और जो सोने की मुद्राएं रोहित के पास से मिली हैं, उसको भी कमलेश को ही दे दिया जाए। कमलेश और सरिता रोहित को लेकर घर पर वापस आ जाते हैं। घर आकर कमलेश रोहित से कहता है, बेटे, ये मुद्राएं तुम्हारी हैं, तुम शहर जाकर कोई कारोबार कर लो। नहीं पिताजी, मैं यहीं गांव में रहकर आपकी तरह किसान बनना चाहता हूँ, और जो भी ये मुद्राएं हैं, इनको बेचकर हम बहुत सारी जमीन खरीद लेंगे और कुछ लोगों को काम पे रख लेंगे। जिन लोगों को काम की आवश्यकता होगी, ऐसे गांव वालों का भी भला होगा और हमारा भी। ऐसे ही एक दिन हमारा काम काफी बढ़ जाएगा। कमलेश और रोहित ने मिलकर बहुत मेहनत की थी और उनकी मेहनत रंग भी लेकर आई थी। गांव के जो लोग जमीन बेचना चाहते थे, कमलेश ने उनकी जमीन खरीद ली। गांव में काफी सारे बेरोजगार लोग थे और अब वह बेरोजगार लोग उनके खेतों में काम कर रहे थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। कमलेश और उसके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया, गांव का नक्शा ही बदल दिया। जितने भी बेरोजगार थे, सबको काम मिल गया। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, पर कमलेश के बेटे ने दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों की गरीबी को भगा दिया। भगवान उसका भला करे। तुम ठीक कह रहे हो। आप देखना, ये रोहित जैसा बुद्धिमान युवक को कैसी कन्या मिलती है। गांव की हर कन्या रोहित को अपना वर बनाना चाहती है, परंतु वो कन्या रोहित के लायक भी तो होनी चाहिए, जो लोगों के दुख दर्द को अपना समझे। तुम ठीक कह रही हो। घर की बहू घर को संवार भी देती है और उजाड़ भी देती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और रोहित के लिए दिन पे दिन रिश्ते आने लगे। एक दिन जब रोहित सबके साथ भोजन कर रहा था, तब सरिता ने रोहित से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आए हैं। थोड़ा सा समय निकालकर किसी एक लड़की को हाँ कर दो। मेरा भी बहुत मन है घर में बहू लाने का। माँ, आप तो जानती हैं, मुझे शादी वादी में कोई दिलचस्पी नहीं। हर बार की तरह आज भी रोहित मुंह बनाकर घर से बाहर निकल गया। कमलेश और सरिता परेशान हो गए थे। भाग्यवान, आखिर ऐसी भी क्या बात है, जब भी रोहित से उसके विवाह के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा गुस्सा हो जाता है। मैं भी यही सोच रही हूँ। रोहित ने कभी ऐसी मेरी बात को टाला नहीं है आज तक। रोहित घर से निकलकर जंगल की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर आकर उसको एक बंदर दिखाई देता है। आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ यार चंदू, देरी हो गई। चल चल अब जल्दी से, कितने दिन हो गए मैं उससे मिला नहीं।
बंदर और रोहित जंगल के एक साइड पर चल देते हैं। कुछ दूर आकर उनको एक कुटिया दिखाई देती है। वो दोनों उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं। वहाँ आकर रोहित आवाज लगाता है, जानवी, जानवी, कहाँ हो तुम? रोहित के आवाज लगाते ही एक सुंदर लड़की बाहर आती है। उसके हाथ में छड़ी थी जिसको वो धरती पे टेक कर चल रही थी। कितनी बार बोला है तुमको, कुटी से बाहर मत जाया करो। तुम मुझे इसलिए बाहर नहीं जाने देते हो ना, क्योंकि मैं अंधी हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है जब तुम ऐसा बोलती हो। तुम आज यहाँ क्यों आए हो? रोज तुम्हारा दिया हुआ खाना चंदू मुझे लाकर दे देता है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं तुम पे और चंदू पे बोझ बन गई हूँ। जानवी, रोहित की बात तो सुन लो, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम पागल हो गए हो क्या रोहित? श्यामपुर की हर लड़की तुम्हारी पत्नी बनने के सपने देख रही है और एक तुम हो जो मुझ जैसी अंधी लड़की से शादी करना चाहते हो। तुम बचपन से ही मेरी दोस्त रही हो। जब मैं स्कूल में लिख नहीं पाता था तब तुम मेरा काम किया करती थी। जब मैं कुछ सोच नहीं पाता था तब तुम मेरी मदद करती थी। जब मेरे घर में खाना नहीं बनता था तब तुम अपना खाना मेरे लिए लेकर आती थी। और आज जब तुमने अपनी सौतेली माँ की गलती के कारण अपनी आंखें खो दी, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम जंगल में कुटिया डाल के रह रही हो। ऐसे में अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? ये बहुत खतरनाक जंगल है। किसी दिन कोई जंगली जानवर आ गया तो चंदू उससे लड़ नहीं पाएगा। जैसे तुम्हें चंदू अकेला नहीं छोड़ सकता, वैसे मैं भी नहीं छोड़ सकता। माँ और पिताजी चाहते हैं मैं विवाह कर लूं। सच बोलूं तो आज ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, जब विवाह करना ही है तो क्यों ना तुमसे किया जाए, ताकि मैं तुम्हारा और तुम मेरा सहारा बनो। आखिर जीवन साथी का यही तो मतलब होता है। रोहित, श्यामपुर की हर लड़की तुमसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। तुम गांव वालों को और काकी और काका को क्या बोलोगे? जानवी, तुमको तो पता ही है, गांव की हर लड़की मुझसे नहीं, मेरी जमीन और धन से शादी करना चाहती है। कल के दिन जब उनको ये सब मिल जाएगा तो उनकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। रोहित जानवी को लेके अपने घर आ गया। घर आकर उसने सारी बातें कमलेश और सरिता को बता दी। उनको जानवी पहले से ही पसंद आ गई थी, लेकिन अब बात जानवी की आंखों की थी। फिर भी उन्होंने बेटे की खुशी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन बाद रोहित भागते हुए आया। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों दौड़ कर आ रहे हो? सब ठीक है ना? मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। माँ, पिताजी, मैंने शहर के अस्पताल में बात कर ली। जानवी की आंखों में फिर से रोशनी आएगी। आप हमारा सामान पैक कर दीजिए। अब देखना, जानवी फिर से देख पाएगी। वो दोनों कुछ दिन बाद गांव वापस आए। जानवी की आंखें ठीक हो चुकी थी। कुदरत ने जितनी परीक्षा कमलेश के परिवार की ली थी, उतनी ही खुशियाँ अब उसे वापस लौटा दी थी।